Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. You're watching NEET B और आज हम चैप्टर रिवाइज करेंगे अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें कुछ मैकेनिज्म आएंगे, वो मैं आपको अलग से समझाऊंगी। ठीक है, जैसे रास मैकेनिज्म हो गया, काउंटर करंट मैकेनिज्म हो गया, तो उसको बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, बीच में वीडियो के आएगा वो कहीं। ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक्स है हमारी जो चल रही थी सीरीज़, इनको याद करोगे। लास्ट मोमेंट के लिए सीरीज़ है ये। ठीक है, आपका बहुत ही मिनिमम टाइम में पूरा चैप्टर जो है वो अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, एक भी की पॉइंट आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा इसमें, मोस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट कौन सा होता है भाई? अमोनिया। अब देखो, चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर है, जो आउटर जो कॉन्सेप्ट है, हम सिर्फ उनकी डिटेल्स में जा रहे हैं अब हम। ठीक है, क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो मोस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट इज अमोनिया। In many bony fishes, freshwater fishes generally, ammonia is excreted in the form of ammonium ions। बेटा NCERT की लाइन है। फिशेज़ वगैरह जो होती हैं, एक्वेटिक फ्रेश वाटर फिशेज़ जो होती हैं, उनमें अमोनियम आयंस की फॉर्म में क्या होता है? रिमूवल होता है किसका? नाइट्रोजनस वेस्ट का। ठीक है, गिल्स के थ्रू। रिमूवल ऑफ अमोनिया इज़ अ पैसिव प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट। पैसिव का मतलब है जिसमें कोई भी एटीपी की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी कि ये भी आ सकता है कि रिमूवल ऑफ अमोनिया डू नॉट रिक्वायर एनी एटीपी, तो करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि वो एक पैसिव प्रोसेस है। द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज़ अमोनोटेलिज्म। इसके रिमूवल को अमोनोटेलिज्म बोल देते हैं, और जो एनिमल्स इसको एक्सक्रीट करते हैं उनको हम अमोनोटेलिक एनिमल्स बोलते हैं, ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे? एनसीईआरटी के एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने। एक्वेटिक इंसेक्ट्स यानी कि एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा की बात करें, लाइक क्रस्टेशियंस, प्रॉन्स और ये सब। एक्वेटिक टेडपोल हो जाएगा एक्वेटिक एम्फीबियंस में। ठीक है, ओनली टेडपोल एंड मैनी बोनी फिशेस। ठीक है, इसके अलावा पॉरीफेराज वगैरह जो फ्रेश वाटर में रह रहे हो एनिमल्स वगैरह, वो सब क्या करेंगे? अमोनिया एक्सक्रीट करेंगे अपनी बॉडी से। डैश हैव नो रोल इन द अमोनिया एक्सक्रीशन। किडनी का कोई भी रोल नहीं होता है अमोनिया को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स याद रखो कि अमोनिया का जो एलिमिनेशन होता है वो स्किन के थ्रू होता है, और जिन फिशेस के ऊपर स्किन स्केल्स प्रेजेंट होते हैं उनमें गिल्स के थ्रू वो अमोनियम आयंस की फॉर्म में निकल जाता है। अदरवाइज जिन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो यहाँ पे लिस्टेड है, इनके अंदर अगर स्किन है, ठीक है, तो स्किन से एलिमिनेशन हो जाएगा। क्लियर है? यूरिया इज प्रोड्यूस्ड इन लिवर। कहाँ बनता है? लिवर में बनता है। किससे बनता है? अमोनिया से ही बनता है। ठीक है, और इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है बॉडी से बाहर एलिमिनेट करने के लिए। ठीक है, अमोनिया को। तो हमारी बॉडी में इतना पानी नहीं होता है, हम इतना पानी थोड़ी पीते हैं कि हम 24 घंटे पानी के अंदर ही रहते हैं हम लोग, नहीं। इस वजह से हमारे लिवर के अंदर क्या होता है? अमोनिया जो है वो इनिशियली अमोनिया ही बनेगा, लेकिन अमोनिया कन्वर्ट हो जाएगा लेस टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट में, दैट इज़ यूरिया। ठीक है, और इसकी कन्वर्जन की जो साइकिल है अमोनिया टू यूरिया बनाने की, उसको ऑर्निथिन साइकिल बोलते हैं हम लोग। तो ये भी कहाँ होगी? लिवर में, जहाँ यूरिया बन रहा है। ठीक है, वेयर डू ऑर्निथिन साइकिल अकर्स? लिवर में, और इट इज़ ट्रांसपोर्टेड टू द किडनी। ठीक है, बाय द ब्लड और एलिमिनेटेड थ्रू द किडनी, यानी कि यूरिया बनेगा कहाँ? लिवर के अंदर। ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? ब्लड के थ्रू। एक्सक्रीशन कहाँ से होगा? किडनी से होगा। क्लियर है? यूरिया लेस टॉक्सिक है किससे? अमोनिया से। यूरिया ऑल्सो इंक्रीज द ऑस्मोलैरिटी ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है, कभी कभी थोड़ा सा आपने चैप्टर में पढ़ा होगा, थोड़ा सा यूरिया जो होता है वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है ताकि ब्लड की डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी को हम रेगुलेट कर सकें। आ गई बात समझ में? यूरिया एलिमिनेशन इज कॉल्ड यूरियोटेलिज्म, जो इसके एलिमिनेशन का प्रोसेस है। और जो एनिमल इसको एक्सक्रीट करते हैं उनको यूरियोटेलिक बोल देते हैं, लाइक मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। हम भी आ गए यहाँ पे। मराइन फिशेज आ गई, बोनी फिशेज एक्वेटिक वहाँ थी, मतलब फ्रेश वाटर फिशेज। एडल्ट या टेरेस्ट्रियल एम्फीबिया लाइक फ्रॉग और अर्थवॉर्म। ठीक है, अर्थवॉर्म मेजरली क्या होता है? यूरिया एक्सक्रीट करता है, लेकिन रेनी सीजन जब बहुत सारा पानी होता है तो अमोनिया बनाने लगता है, लेकिन मेनली अर्थवॉर्म क्या बनाता है? यूरिया। लीस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट कौन सा होता है? यूरिक एसिड। और ये उन एनिमल्स के अंदर होता है जहाँ पे पानी कंजर्व करना होता है। ठीक है, फॉर द लैंड एडाप्टेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। यूरिक एसिड इज एलिमिनेटेड इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट एंड पैलेट, यानी कि सॉलिड या सेमी सॉलिड की फॉर्म में क्या करना है? हमें उसे एलिमिनेट करना है। क्लियर है स्टूडेंट्स?
ऐसे ही पूरा चैप्टर जो है वो अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाएगा। एनिमल्स विच एक्सक्रीट यूरिक एसिड आर कॉल्ड यूरिकोटैलिक बोलते हैं उन्हें। फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स, लैंड रेप्टाइल्स, लैंड इंसेक्ट्स और लैंड स्नेल्स। स्नेल्स भी याद रखना। क्लियर है। चीफ प्रोडक्ट ह्यूमन का क्या होता है बेटा? नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिया होता है। लेकिन हम और भी चीज़ें खाते हैं, ठीक है। तो प्यूरिन जो होती है वो यूरिक एसिड की फॉर्म में एलिमिनेट होती है हमारी बॉडी से। पायरामिडीन आइसोब्यूटारिक एसिड की फॉर्म में। बेंजोइक एसिड जो होता है उसको हम हिप्यूरिक एसिड की फॉर्म में एलिमिनेट करते हैं। तो आपको ये याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि बेंजोइक एसिड इज एलिमिनेटेड इन द फॉर्म ऑफ हिप्यूरिक एसिड, pyrimidine is eliminated in the form of isobutyric acid, purine is eliminated in the form of uric acid। क्लियर है। अब ये कुछ क्वेश्चंस थे यहाँ पे। एनिमल्स दे रखे हैं और उनके वेस्ट दे रखे हैं। तो रैबिट क्या है? मैमल है, तो यूरिया बनाएगा। फ्रॉग क्या है? एम्फीबियन है, लैंड वाला, तो यूरिया बनाएगा। ये क्या दे रखा है यहाँ पे? प्रॉन दे रखा है। प्रॉन क्या था? एक एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा, तो अमोनिया बना रहा था। अर्थवॉर्म यूरिया, कॉकरोच यूरिक एसिड बनाएगा क्योंकि इंसेक्ट्स आ रहे हैं यहाँ पे। ये रहे लैंड इंसेक्ट्स। टेडपोल लार्वा अमोनिया बना रहा था, उसमें एग्जाम्पल था। पिजन क्या है? बर्ड है, तो बर्ड भी यूरिक एसिड बनाती है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया इज फाउंड इन हेपेटिक वेन। हेपेटिक वर्ड इज फॉर लिवर। ये किसके लिए दे रखा है यहाँ पे बेटा? ये लिवर के लिए वर्ड दे रखा है, ठीक है। तो जो लिवर है हमारा, ठीक है, ऐसे समझना। तो लिवर के अंदर ही क्या हो रहा है? यूरिया बन रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, यहाँ से जो वेन निकलेगी, ठीक है, यहाँ से जो भी वेन आ रही है, ये मैं डक्ट नहीं बना रही हूँ, सपोज करो ये वेन है हमारी, ठीक है। तो ये वेन क्या करेगी? ये वेन क्या लेके आ रही है? ब्लड लेके आ रही है लिवर से। तो उस लिवर के उस ब्लड के अंदर क्या होगा? ज़्यादा यूरिया होगा ना, जो जस्ट लिवर से निकल रही है वेन उसके अंदर। तो मैक्सिमम यूरिया कहाँ होगा? हेपेटिक वेन में। मिनिमम यूरिया कहाँ होगा? रीनल। रीनल वर्ड इज फॉर किडनी, है ना। तो किडनी उसको क्या कर रही है? फिल्टर कर रही है। तो फिल्टर करने के बाद जो ब्लड निकला वेन से, उसमें तो वो फिल्टर हो गया, फिल्टर्ड ब्लड निकला है ना, तो उसमें सबसे कम होगा यूरिया। आगे बात समझ में? मैक्सिमम कहाँ? हेपेटिक वेन में। मिनिमम कहाँ पे? आपका रीनल वेन में। अब ये क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कॉन्सेप्ट सा बना के, इफ़ प्रोटीन रिच डाइट इनटेक, तो क्या होगा? ज़्यादा यूरिया बनेगा, ठीक है। याद है ना जो प्लांट्स हमने पढ़े थे 10th क्लास में, कि वो प्रोटीन वगैरह वाली चीज़ें बनाने के लिए, प्रोटीन्स बनाने के लिए नाइट्रोजन का यूज़ करते थे। तो जब हम वही प्रोटीन खाएंगे तो उससे जो वेस्ट प्रोड्यूस होगा हमारी बॉडी में, नाइट्रोजनस वेस्ट, तो यूरिया ज़्यादा बनेगा। ऐसे पूछ लेंगे एक बच्चा है वो प्रोटीन ज़्यादा खा रहा है तो क्या होगा? तो ज़्यादा यूरिया बनेगा उसकी बॉडी में। क्लियर है। ज़्यादा यूरिया में यूरिन में यूरिया आएगा। क्लियर है। इफ़ लिवर बिकम फंक्शनलेस, अगर लिवर ही काम करना बंद कर दे तो अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट होगा ही नहीं, ठीक है। तो क्या बढ़ेगा? अमोनिया ही बढ़ता चला जाएगा बॉडी में। लेकिन अगर अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि लिवर फंक्शन कर रहा है, लेकिन अगर किडनी फंक्शनलेस हो जाए, किडनी काम करना बंद कर दे, तो वो यूरिया को बॉडी से बाहर एलिमिनेट नहीं कर पाएगी। तो यूरिया कहाँ बढ़ेगा? ब्लड में बढ़ेगा। क्लियर है। तो व्हाट विल इंक्रीज? यूरिया विल इंक्रीज। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट देखो, तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे सारे एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं और वो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो है वो किस आपके एग्जाम्पल्स में मिलेंगे। तो सबसे पहला हमारा प्रोटोनेफ्रिडिया, जिनको हम फ्लेम सेल्स बोल देते हैं या सोलेनोसाइट्स बोल देते हैं, ठीक है। किसके अंदर मिलेंगे एग्जाम्पल्स? प्लेटीहेल्मिन्थेस, फ्लैटवर्म्स बोलते हैं इनको, रोटिफर्स, एम्फियोक्सिस, एनेलिडा, ठीक है। एनेलिडा, सम एनेलिडा, सम, सारे नहीं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल दोगे। नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया किसके अंदर मिलेगी? इसके अंदर, अर्थवॉर्म के अंदर स्पेशली। सम एनेलिडा यहाँ पे आ गए, लेकिन अगर पूछे कि नेफ्रीडिया कहाँ होती है तो सिर्फ इसमें ही होती है, एनेलिडाज में ही होती है। मालपिजन टिब्यूल रटते आ रहे हैं, कॉकरोच के अंदर होती है। एंटीनल ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड बोलते हैं इसको, ये एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा, क्रस्टेशियंस वगैरह में होता है एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। ऑर्गन ऑफ बुजाइनस या केबर्स ग्लैंड हमने पढ़ा था एनिमल किंगडम में, मोलस्का के अंदर होता है ये, ठीक है, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। रेनेट सेल्स हमने पढ़ी थी, एस्के हेलमिन्थेस, राउंड वर्म्स के अंदर होती है। और किडनी किस में होती है? सारे वर्टिब्रेट्स के अंदर, ठीक है।
अब हम अपनी किडनी की बात कर रहे हैं, तो जो हमारी राइट किडनी होती है बेटा वो थोड़ी सी लोअर मतलब नीचे होती है देन द लेफ्ट किडनी, क्योंकि राइट साइड में क्या होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिवर इन द राइट साइड। क्लियर है बेटा? शेप ऑफ किडनी क्या है, बीन शेप की होती है। डायमेंशन की बात करूँ मैं तो 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ, 5 से 7 सेंटीमीटर ब्रेड्थ और 2 से 3 सेंटीमीटर थिकनेस होती है। वेट होता है हमारी किडनी का 120 से लेके 170 ग्राम्स। लोकेशन ऑफ किडनी क्या होती है, ऑन ईदर साइड ऑफ द वर्टिबल कॉलम। ये सपोज करो ये हमारी वर्टिबल कॉलम है और ईदर साइड मतलब एक इधर और एक इधर, ठीक है। या फिर और प्रिसाइसली पूछ ले तो थोरैसिक 12th एंड लंबर 3rd वर्टिब्रे के बीच में होती है डायमेंशंस। क्लियर है? कौन सी ऐसी रिब्स है जो किडनी तक को प्रोटेक्ट कर रही हैं, जो हमारी फ्लोटिंग रिब्स है ना 11th और 12th पेयर वाली जो है वो क्या करती है, हमारी किडनी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। लेटरल सरफेस ऑफ किडनी जो होता है वो कॉन्वेक्स होता है भाई, ये वाला बाजू वाला लेटरल वाला, ठीक है। और मीडियल वाला जो होता है वो होता है कॉनकेव, ठीक है। और कॉनकेव की साइड में एक नॉच प्रेजेंट रहती है जिससे आपकी आर्टरी, वेन, नर्व्स और यूरेथ्रा एंटर करता है, ठीक है। वो होता है हाइलम। हाइलम से ये सारी चीज़ें अंदर एंटर करती है किडनी के। कवरिंग ऑफ किडनी इनसाइड टू आउटसाइड बता रही हूँ, तो जो किडनी की टिश्यूज़ के टच में है वो रीनल कैप्सूल हो गया, देन बीच में एडिपोज हो गया, एडिपोज कैप्सूल, और सबसे बाहर वाला रीनल फेशिया। फेशिया वर्ड जो आ जाता है वो आउटर के लिए, ये प्रोटेक्शन देने के लिए, क्योंकि ये कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है, ठीक है। क्लियर है? हाइलम इज द रीजन थ्रू विच आर्टरी, वेन, नर्व, यूरेटर एंटर्स इनटू द किडनी। क्लियर है? वो रीजन है ये। रीनल पेल्विस इज अ पार्ट ऑफ यूरेटर फाउंड इन द किडनी। किडनी के अंदर मिलता है, लेकिन ये पार्ट किसका है, यूरेटर का है। आउटर रीजन इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। बाहर वाला रीजन जो होता है किडनी का, ऐसे याद रखो, ये वाले रीजन को कॉर्टेक्स बोल देते हैं और ये वाले रीजन को मेडुला बोलते हैं। क्लियर है? एक एक क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा एकदम डन, ठीक है। यूरेटर क्या होता है बेटा, 25 से 30 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है। यूरेटर ओपन किस में होता है, ब्लैडर में होता है। ओब्लिकली ओपन होता है, ठीक है, क्योंकि अगर ये सीधा ओपन हो जाएगा तो यूरिन वापस ऊपर फ्लो कर जाएगा, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए बैक फ्लो ऑफ यूरिन को ये ओब्लिकली ओपन होता है। तो ये पूछते हैं कि यूरेटर की ओपनिंग कैसी होती है ब्लैडर के अंदर, ओब्लिकली, ओब्लिक, ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई स्फिंक्टर वगैरह नहीं है रोकने के लिए। यूरिनरी ब्लैडर इज लाइंड बाय स्ट्रेचेबल ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल मैंने आपको टिश्यू वाले में पढ़ाया था। ट्रांजिशनल एपिथेलियम उनको बोलते हैं जो स्ट्रेच कर सकती हो, ठीक है। स्पेशल टाइप की मसल्स हैं यहाँ पे, डेट्रोसोर मसल, उसी में ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम होती है। कैपेसिटी ऑफ ब्लैडर कितनी होती है, 500 से लेके 1000 ml होती है इसकी, ठीक है। स्टिमुलेशन, भाई हमें जो वॉशरूम की जो अर्ज होती है, ठीक है, सुसु लगने लग जाती है, तो वो कब होता है, जब ब्लैडर पूरा भर जाता है ना, जब ब्लैडर हाफ फिल होता है तभी से उसकी स्टिमुलेशन आनी शुरू हो जाती है कि हमें वॉशरूम जाना, पी करना है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 स्फिंक्टर प्रेजेंट है यूरिनरी ब्लैडर की ओपनिंग के पास, ठीक है, ये ओपनिंग है, ठीक है, यहाँ पे 2 स्फिंक्टर है। जो ऊपर वाला स्फिंक्टर है, अब थोड़ा दिमाग लगाना है ऐसे ही, जो ऊपर वाला स्फिंक्टर है वो कैसा होना चाहिए, इनवॉलंटरी होना चाहिए, वो ओपन हो सकता है अंदर वाला, और आउटर वाला वॉलंटरी होना चाहिए, हमारे कंट्रोल में होना चाहिए बाहर वाला, ठीक है। आई बात समझ में? क्योंकि अगर अंदर वाला ही वॉलंटरी हो जाएगा तो नेक्स्ट वाले स्फिंक्टर की ज़रूरत ही क्या है फिर हमें, है ना। तो अंदर वाला इनवॉलंटरी, बाहर वाला वॉलंटरी स्फिंक्टर है। मेल यूरेथ्रा बेटा 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है अप्रॉक्सीमेटली, और ये यूरिन और सीमेन दोनों को कैरी करता है। फीमेल यूरेथ्रा 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और ये सिर्फ यूरिन कैरी करता है। नेफ्रॉन को हम यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। ये कहाँ दे रखा है, ये फ्रॉग वाले पार्ट में दे रखा है आपको, यहाँ नाम नहीं है, ये एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में, ये फ्रॉग वाले में दे रखा है कि नेफ्रॉन्स को हम लोग यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स भी बोलते हैं। नेफ्रॉन्स, नंबर ऑफ नेफ्रॉन इन ईच किडनी 1 मिलियन, तो 2 में 2 मिलियन हो गए, ठीक है। पार्ट ऑफ नेफ्रॉन कौन कौन से होते हैं, ग्लोमेरुलस, बोमन्स कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले। कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। ग्लोमेरुलस क्या होता है, कैपिलरीज का गुच्छा, टफ्ट, टफ्ट मतलब गुच्छा, कैपिलरीज का, पूरी बॉडी की कैपिलरीज जो होती है, हर जगह कैपिलरीज होती है, हर जगह कैपिलरी नेटवर्क होता है।
लेकिन ये कैपिलरी का नेटवर्क ऐसा है जहाँ पे प्रेशर सबसे ज़्यादा मिलता है हमें। ब्लड एंटर्स इनटू वुमेन्स कैप्सूल थ्रू द एफरेंट, आने वाला क्या है, मतलब ब्लड जो आ रहा है किडनी की तरफ उसको लेके कौन आ रहा है, एफरेंट आर्टीरियोल्स आ रही है, और वो लीव कैसे कर रहा है, वो एफरेंट आर्टीरियोल लीव कर रही है वुमेन्स कैप्सूल को। पाथवे भाई याद रखना है, पाथवे तो सभी के याद रखने हैं जो भी है, चाहे वो रेस्पिरेटरी में एयर का पैसेज हो, स्पर्म का ट्रांसपोर्ट हो, ठीक है, सारा आपको याद रखना है। तो नेफ्रॉन, नेफ्रॉन से कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, अब नेफ्रॉन के भी पार्ट्स आ सकते हैं सारे के सारे, वो मैं बताऊंगी। डक्ट ऑफ बेलेनाए, कलेक्टिंग डक्ट बहुत सारी होती है तो वो आपस में जुड़ के डक्ट ऑफ एक कॉमन डक्ट बनाती है, डक्ट ऑफ बेलेनाए। वो ओपन होती है रीनल पैपिले में, ठीक है, रीनल पिरामिड की ओपनिंग में। ये फिर ओपन होते हैं माइनर कैलेक्स में, माइनर कैलेक्स से मेजर कैलेक्स में, मेजर कैलेक्स से रीनल पेल्विस में, रीनल पेल्विस से यूरेटर, देन यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, यूरेथ्रल ओपनिंग, ठीक है, या यूरेथ्रल मीटस, ठीक है, इसमें ओपन होते हैं। ठीक है, वुमेन्स कैप्सूल इज अ डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर होता है ऐसे, ठीक है। पोडोसाइट्स होती हैं स्पेशल टाइप की, जो अंदर वाली वॉल होती है इसकी, डबल लेयर है ना, तो अंदर वाली जो लेयर होती है ये वाली, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, पोडोसाइट्स होती है कुछ, ठीक है। पोडोसाइट अंदर वाली लेयर पे होती है, बाहर वाली स्क्वैमस सेल्स होती हैं। स्पेस बिटवीन द, अब ये एक पोडोसाइट और दूसरी पोडोसाइट के बीच में जो स्पेस बचता है उसको हम फिल्ट्रेशन स्लिट बोल देते हैं, या स्लिट पोर्स बोलते हैं उसको, या फिर क्या बोल देते हैं, स्लिट पोर, ठीक है, या फिल्ट्रेशन स्लिट। ग्लोमेरुलस यानी कि कैपिलरीज का गुच्छा, प्लस ये डबल लेयर का कप लाइक स्ट्रक्चर, इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं रीनल कॉर्पसिकल या फिर मालपीजियन बॉडी। क्लियर है, ये याद रखना। इसी जगह पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है, ठीक है, मालपीजियन बॉडी में। देन आता है वुमेन्स कैप्सूल के बाद पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वलेटेड टिब्यूल, और इसकी लाइनिंग कैसी होती है, ब्रश बॉर्डर्ड सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, वेरी इंपॉर्टेंट, रट लेना बिल्कुल इसको तो, ठीक है, क्योंकि ब्रश बॉर्डर्ड है इसलिए मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है, मैक्सिमम ट्यूबुलर सिक्रीशन होती है यहाँ पे। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगी, पीसीटी में होगी। अब लूप ऑफ हेनले में जाते हैं, नीचे जाने वाला पार्ट डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, इट इज परमिएबल फॉर वाटर एंड इम्परमिएबल फॉर सॉल्ट। ऊपर जाने वाला पार्ट जो है वो परमिएबल है सॉल्ट्स के लिए एंड इम्परमिएबल फॉर दी वाटर, ठीक है, उल्टा याद रखना है। ये वो जगह है लूप ऑफ हेनले जहाँ पे ट्यूबुलर सिक्रीशन नहीं होती है, यूरिन की कंसंट्रेशन में हेल्प करता है ये। क्लियर है, काउंटर करंट मैकेनिज्म यहाँ से शुरू होता है असेंडिंग वाले पार्ट से। मैनी कलेक्टिंग डक्ट कंबाइन टू फॉर्म डक्ट ऑफ बेलेनाए, बोला था अभी, बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट होती हैं, वो आपस में जुड़ के एक और डक्ट बना लेती है कॉमन, दिस दैट इज नोन एज डक्ट ऑफ बेलेनाए। अब नेफ्रॉन दो टाइप के होते हैं, कॉर्टिकल्स, ठीक है, और एक होते हैं जक्स्टा मेडुलरी। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो होते हैं वो मैक्सिमम होते हैं, ज़्यादा होते हैं, 80 से लेके 85% नेफ्रॉन्स कॉर्टिकल है, और 15 से 20% क्या है, जक्स्टा मेडुलरी। ये याद रखो, जो कम है ना उन्हीं का लूप ऑफ हेनले लंबा है, उन्हीं में वासा रेक्टा प्रेजेंट है। तो वासा रेक्टा किसकी प्रॉपर्टी है, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स की। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स उनका क्या है, शॉर्ट लूप ऑफ हेनले है। तो जिनमें शॉर्ट लूप ऑफ हेनले होता है, जो ज़्यादा है उनमें लूप ऑफ हेनले छोटा है, और लूप ऑफ हेनले छोटा होने की वजह से उनमें वासा रेक्टा, वो ब्लड वेसल्स जो पैरेलल रन करती है, वो है ही नहीं उनके पास, ठीक है। नेफ्रॉन्स, वासा रेक्टा क्या है बेटा, इट इज़ अ यू शेप ब्रांच of peritubular capillary network which run parallel to the loop of Henle। याद आया, माइंड में कुछ पिक्चर बनी, लूप ऑफ हेनले के जो पैरेलल एक स्ट्रक्चर बनता है उसको हम वासा रेक्टा बोल देते हैं, ठीक है। अब आते हैं यूरिन के मैकेनिज्म पे, कैसे यूरिन बनता है भाई। सबसे पहला प्रोसेस होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ये एक पैसिव प्रोसेस है, मतलब एटीपी नहीं चाहिए कोई भी, प्रेशर से होगा ये, नो एटीपी रिक्वायरमेंट, नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस है। जिस जिस कंपोनेंट का, जिस जिस पार्टिकल का साइज छोटा होगा वो सब छन के नीचे आ जाएंगे, सब फिल्टर हो जाएंगे। वो ऐसे नहीं देख रहा कि मुझे तो बस यूरिया को ही फिल्टर करना है, जो साइज में छोटा होगा सब्सटेंस वो सब फिल्टर होके आ जाएंगे, भले ही बॉडी उनको बाद में रीएब्जॉर्ब करती रहे, ठीक है। अकर्स इन मालपीजियन बॉडी, मैंने बताया था लोकेशन, रीनल कॉर्पस्कल में होती है ये चीज़। मालपीजियन बॉडी किसको बोला था, ग्लोमेरुलस प्लस वुमेन्स कैप्सूल को, याद आया। अकर ड्यू टू द डायमीटर डिफरेंस, डायमीटर
डिफरेंस इन एफरेंट एंड इफरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, आपको शायद याद हो एफरेंट जो निकलती है, ये मानो ये हमारा बोमेंस कैप्सूल है, ठीक है, और यहाँ पे आ रही है हमारी एफरेंट आर्टेरियोल। तो इसका डायमीटर क्या है, बड़ा है, ये हमारा ग्लोमेरुलस टफ्ट ऑफ कैपिलरी, और यहाँ से निकल रही है हमारी इफरेंट आर्टेरियोल। देख रहे हो, इसका डायमीटर बड़ा है, इसका डायमीटर छोटा है। तो इसी डायमीटर डिफरेंस की वजह से, इसी डायमीटर डिफरेंस की वजह से क्या हो गया, वो प्रेशर जनरेट होगा यहाँ पे, और उसी प्रेशर से क्या हो जाएगा, फिल्ट्रेशन वाला प्रोसेस होगा। तो एटीपी खर्च ही नहीं करने पड़े। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, अगर एफरेंट और ईफरेंट का डायमीटर सेम कर दे तो क्या होगा, भाई फिल्ट्रेशन ही नहीं होगी। आई बात समझ में, फिल्ट्रेशन ही नहीं होगी वहाँ पे। हो गया, चलो नेक्स्ट। कोल्ड हो रहा है मुझे बहुत ज़्यादा, कोई नहीं, नेचुरल है। ओके, यहाँ तक बात क्लियर हुई भाई। चलो नेक्स्ट देखते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, थोड़ी सी करो भाई, सब्सक्राइब करवाओ चैनल को, ठीक है। एम करते हैं चलो 100 लाइक्स के लिए, ज़्यादा नहीं है, 100 लाइक्स तो आप करा सकते हो, 100 लाइक्स के लिए हम लोग एम करते हैं, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। चलो भाई नेक्स्ट पे आते हैं। अकर्स इन मालपीजियन बॉडी, रीनल कॉर्पस्कल में होगी। अकर ड्यू टू द डायमीटर डिफरेंस इन द एफरेंट एंड ईफरेंट आर्टेरियोल्स। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन क्या क्या है, अब छनके कैसे आएगी, 3 लेयर है। एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी, बेसमेंट मेम्ब्रेन, विसरल एपिथीलियम ऑफ बोमेंस कैप्सूल जहाँ पे पोडोसाइट्स प्रेजेंट थी। तो ये 3 लेयर आपको लाइन से याद रखनी है। सबसे पहली तो ये जो ग्लोमेरुलस की एंडोथीलियम लेयर है वही होगी, बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर पोडोसाइट वाली जो अंदर वाली बोमेंस कैप्सूल की लेयर है, फिर ये आ गई। तो 3 फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन आपसे पूछेगा, ठीक है, सीरीज में। एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी, बेसमेंट मेम्ब्रेन, विसरल एपिथीलियम ऑफ बोमेंस कैप्सूल, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अब मैं बोल रही हूँ कि पैसिव प्रोसेस होता है, पैसिव होता है, कोई एटीपी नहीं चाहिए। तो काहे से प्रेशर, काहे का क्या प्रेशर लग रहा है उनमें, तो 3 प्रेशर लगते हैं बेटा, ठीक है। अब प्रेशर ज़रूरी नहीं है जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को प्रमोट कर रहे हो, कुछ उसको रेजिस्ट भी करते हैं, ठीक है, ताकि ज़्यादा फिल्ट्रेशन ना हो जाए। तो समझ पता चले कि ब्लड जो जा रहा है किडनी की तरफ, वो उसमें से कुछ वापस आ ही नहीं रहा है, बस ब्लड वेसल्स में से जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है वो ही आगे जा रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा ब्लड की फ्लूइडिटी भी बनानी है, ये नहीं कि पूरा ही खींच लो उसको। प्रेशर रेगुलेटिंग अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सबसे पहला लगता है GHP, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये वो प्रेशर है जो आपकी डायमीटर के डिफरेंस होने की वजह से जो लग रहा है, तो ये प्रमोट करता है फिल्ट्रेशन को। सेकंड प्रेशर होता है बिकॉप, ब्लड कॉलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। आपको याद आई वो प्रोटीन प्लाज्मा की, एल्ब्यूमिन प्रोटीन, सबसे स्मॉलेस्ट बताई थी मैंने और ज़्यादा थी नंबर में। तो वो क्या होता है, ये जो फिल्ट्रेशन स्लिट होती है उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं जिनसे फिल्ट्रेट नीचे आएगा, ठीक है, छन के। तो ये क्या होती है, एल्ब्यूमिन जो होती है वो उसके अंदर क्या कर जाती है, ऐसे फंस जाएगी छेद के अंदर, कुछ कुछ छेदों के अंदर फंसती रहेगी, हटती रहेगी। तो मान लो यहाँ पे इतने 10 छेद थे, उसमें से 4 बंद हो गए, तो फिल्ट्रेशन कम होगा कि ज़्यादा होगा, कम होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ज़्यादा फिल्ट्रेशन ना हो जाए इसलिए वो थोड़ा सा रेसिस्ट करती है उसको, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बिकॉप। CHP इज़ कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये वो प्रेशर है जो फिल्ट्रेट, जो ध्यान से सुनना, जो फिल्ट्रेट ऑलरेडी बोमेंस कैप्सूल में है, ठीक है, जो फिल्ट्रेट ऑलरेडी बोमेंस कैप्सूल में है, यहाँ पर जो फिल्टर होके आ गया, वो ऊपर की तरफ प्रेशर लगाता है ताकि नीचे ज़्यादा और फिल्टर ना आ जाए। तो ये भी फिल्ट्रेशन को रेजिस्ट करता है, ये भी रेजिस्ट करता है, सिर्फ ये प्रमोट कर रहा है, ठीक है। तो इन सबको मैं जब जोड़ूंगी, घटाऊंगी, गुणाकार करूंगी, तो जो नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर निकल के आएगा वो होगा बेटा 10 से 20 mm ऑफ HG। आपको अगर नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर पूछे और वैल्यू कोई आपको 10 से 20 के बीच में दे रखी हो, उसको आंख बंद करके टिक लगा के आ जाना है बस। आई बात समझ में, 10 to 20 mm ऑफ HG। 14 वैल्यू आई हुई है प्रीवियस ईयर में, 14, 12 ऐसे वैल्यूज़ आई हुई हैं।
फ्रॉम टोटल कार्डियक आउटपुट। अब जो हमारा हार्ट 1 मिनट के अंदर जितना टोटल ब्लड पंप करता है 1 मिनट में, उसमें से 25% 1/4 ब्लड जो होता है वो किडनी को डिलीवर हो जाता है। इसका मतलब है कि पूरी बॉडी में सबसे ज़्यादा ब्लड जो होता है वो किडनी को ही पहुंचता है, क्योंकि वहाँ पे उसको फिल्ट्रेशन करानी है, ब्लड को प्योर करना है उसको। ठीक है, GFR क्या होता है, दोनों किडनी का है। ये NCERT में किडनीज लिखा हुआ है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों किडनी की बात, मतलब एस को वो ध्यान नहीं रखते हैं। तो ये दोनों किडनी का बात है, जो 125 ml पर मिनट या 180 लीटर्स पर डे। ठीक है, ये दोनों वैल्यू याद रखनी है, और ये दोनों किडनी की है। मेरी बात ध्यान से सुनना, स्टेटमेंट बोल रही हूँ। द फिल्ट्रेट filtered out in 1 minute by all the nephrons of both kidney is known as GFR। ठीक है, तो वो 1 मिनट में 125 ml दोनों किडनी का है, ये 180 लीटर्स पर डे ये दोनों किडनी का है। आगे बात समझ में। अब वो फिल्ट्रेट जो नीचे छन के आ रहा है भाई, उसमें है क्या क्या चीज़ें या क्या क्या चीज़ें नहीं आ रही हैं उसमें। प्लाज्मा फिल्ट्रेट बोल सकते हो आप उसको या फिर बोल सकते हो ब्लड में से हमने ब्लड सेल्स यानी कि RBC वगैरह इन सबको हटा दिया, प्लस प्लाज्मा प्रोटीन्स को भी हटा दिया, वो नहीं आ रही है। या फिर आप दूसरी लैंग्वेज में बोलो प्लाज्मा माइनस प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, प्लाज्मा विदाउट प्लाज्मा प्रोटीन, तो कैसे भी आ सकता है। RBC, WBC, प्लेटलेट्स एंड बिग प्रोटीन जो है वो फिल्ट्रेट में नहीं है। ठीक है, एक्सक्यूज मी। कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट इन PCT विद रिस्पेक्ट टू ब्लड क्या होगी, आइसोटोनिक होगी। ठीक है, क्योंकि कॉर्टेक्स वाला जो रीजन है, सपोज करो ये है, अब ये कॉर्टेक्स रीजन है और ये हमारा लूप ऑफ हेनले है। तो यहाँ पे क्या होती है 300 ऑस्मोलैरिटी, और नीचे जाते जाते वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और लूप ऑफ हेनले के एंड पे होती है 1200। ठीक है, तो PCT ऊपर होता है, यहाँ पे ये PCT है, ये लूप ऑफ हेनले है, ये हमारा DCT है। ठीक है, ये कलेक्टिंग डक्ट है। तो PCT कहाँ पे है, कॉर्टेक्स रीजन में है ना। वहाँ की ऑस्मोलैरिटी क्या है 300, ब्लड की भी ऑस्मोलैरिटी क्या होती है, नॉर्मली 300 होती है। तो कैसी है, दोनों सेम है, तो सेम के लिए वर्ड क्या यूज़ करते हैं, आइसोटोनिक। अब जब नीचे जाएगा डिसेंडिंग, तो ऑस्मोलैरिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। बढ़ने को क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक बोलेंगे। तो हाइपरटोनिक टू द ब्लड प्लाज्मा। ऊपर जाने पे फिर से ऑस्मोलैरिटी कम हो रही है बेटा, तो ऑस्मोलैरिटी कम हो रही है तो हाइपो वर्ड यूज़ करेंगे। और किसके कंपैरिजन में बात कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू ब्लड। ठीक है, या विद रिस्पेक्ट टू प्लाज्मा। तो यहाँ से जाएंगे तो ऑस्मोलैरिटी क्या घट रही है, तो हाइपोटोनिक हो जाएगी, डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू द ब्लड। ठीक है, फिर से अब ये जो DCT का शुरुआत वाला पार्ट है, ये DCT है ये, तो यहाँ पे भी हाइपोटोनिक होगी, 200 हो जाती है, 100 हो जाती है। ठीक है, और कलेक्टिंग डक्ट में फिर से देखो फिल्ट्रेट नीचे जा रहा है, तो फिर से कॉर्टेक्स से मेडुलरी रीजन में जा रहे हो, तो ऑस्मोलैरिटी क्या होगी, बढ़ेगी, तो हाइपरटोनिक। और फाइनली यूरिन कैसा बनता है, हाइपरटोनिक। आ गई बात समझ में, बहुत आसान सी चीज़ है, बस कॉर्टेक्स और इनको याद रखो आप। ठीक है, ऑस्मोलैरिटी कैसे बढ़ रही है तो हाइपर, घट रही है तो हाइपो। ठीक है, सेम है तो आइसो। कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन कहाँ होती है, DCT में। मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन अकर इन PCT। कंसंट्रेशन कौन कराता है यूरिन का, लूप ऑफ हेनले। ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम कहाँ पे मिली थी, PCT में। GFR वैल्यू पर मिनट कितनी होती है, 125 ml। 100% ग्लूकोज, अब ग्लूकोज तो हमारी बॉडी को चाहिए, उसको हम क्या करेंगे, रीएब्जॉर्ब कर लेंगे। तो PCT में रीएब्जॉर्ब हो जाएगा 100% ग्लूकोज, 100% आपका अमीनो एसिड्स, दे आर रीएब्जॉर्ब्ड इन द PCT। ठीक है, बाइकार्बोनेट इज रीएब्जॉर्ब्ड PCT में भी होता है, DCT में भी होता है। बट मैक्सिमम पूछे कि मैक्सिमम ज़्यादा HCO3 कहाँ रीएब्जॉर्ब हो रहा है, तो जहाँ पे ज़्यादा रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है हर चीज़ का, तो इसका भी ज़्यादा होगा, यानी कि PCT। थोड़ा सा अमाउंट ऑफ बाइकार्बोनेट DCT में भी रीएब्जॉर्ब होता है। व्हाट अमाउंट ऑफ ब्लड किडनी रिसीव्स, 25%। वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ फ्रॉग क्या होता है, यूरिया। देखो वहाँ से आ गया, याद है। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रॉन, एंटिनल ग्लैंड या फिर ग्रीन ग्लैंड, क्लियर है। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ एम्फियोक्सिस, प्रोटोनेफ्रीडिया। कॉलम ऑफ बर्टीनी
इज द प्रोजेक्शन ऑफ कॉर्टिकल टिश्यूज। कॉलम ऑफ बर्टीनी क्या था, रीनल पिरामिड के बीच में जो स्पेस है उसको हम कॉलम ऑफ बर्टीनी बोलते हैं, और वहाँ पे कॉर्टेक्स की टिश्यूज ही आ रही हैं वहाँ पे। ग्लोमेरुलस इज फॉर्म्ड ऑफ कैपिलरीज। ड्यूरिंग मेचुरेशन, जब हम वॉशरूम पी करने के लिए जाते हैं तो हमारा ब्लैडर उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट करता है और स्पिंटर जो होते हैं वो रिलैक्स करते हैं, ठीक है। रीनल पेल्विस इज अ पार्ट ऑफ यूरेटर। वेट कितना था किडनी का, 120 से 170 ग्राम्स। लोकेशन क्या थी, T12 से लेके L3 के बीच में। एट द बेस ऑफ लूप ऑफ हेनले, सोल्यूशन कैसा होता है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन होता है। ऑल नेफ्रॉन्स हैव वासा रेक्टा। ठीक है, ऑल द नेफ्रॉन्स क्या होते हैं उनमें ऑल द ये ट्रू फॉल्स है सारे के सारे। ऑल नेफ्रॉन्स हैव वासा रेक्टा, फॉल्स। किस में थे वासा रेक्टा, जो जक्स्टा मेडुलरी वाले थे, ठीक है, क्योंकि उनका लूप ऑफ हेनले लॉन्ग था। ऑल नेफ्रॉन्स हैव पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, यस पेरिट्यूबुलर कैपिलरी सब जगह होती है, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन्स मतलब इफ्रेंट निकलने के बाद जो कैपिलरी का नेटवर्क होता है उसे क्या बोलते हैं, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। तो वो सब जगह है, चाहे वो कोई से भी नेफ्रॉन्स हो। मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन्स हैव लॉन्ग लूप ऑफ हेनले ना, सिर्फ 15 से 20% वाले जो थे जक्स्टा वाले उनके पास लूप ऑफ हेनले लॉन्ग था। ट्यूबुलर सिक्रीशन की मेन साइट लूप ऑफ हेनले ना, यहाँ तो लूप ऑफ हेनले के अंदर तो ट्यूबुलर सिक्रीशन होती ही नहीं है। आपसे पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन वेयर ट्यूबुलर सिक्रीशन इज एब्सेंट, टोटली एब्सेंट, दैट इज लूप ऑफ हेनले, ठीक है। आगे भी क्वेश्चन आएगा, नेम द साइट वेयर ट्यूबुलर सिक्रीशन डू नॉट अकर, लूप ऑफ हेनले। इसको दूसरी तरीके से भी क्वेश्चन आएगा अभी एक, मेन साइट फॉर ट्यूबुलर सिक्रीशन इज पीसीटी। मेन साइट क्या हो गई, जहाँ पे सबसे ज़्यादा चीज़ें रीएब्जॉर्ब हो रही हैं वहीं पे सबसे ज़्यादा ट्यूबुलर सिक्रीशन भी होता है, ये याद रखना। फंक्शन ऑफ H पॉजिटिव आयन इन द ट्यूबुलर सिक्रीशन, क्या करते हैं H पॉजिटिव आयन्स और ये सब, मेंटेन आयनिक बैलेंस एंड पीएच बैलेंस, ठीक है, आयनिक और पीएच बैलेंस बनाते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, पैसिव रीएब्जॉर्प्शन और एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं बेटा नीट में, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ बिना एटीपी खर्च करे ही आप रीएब्जॉर्ब कर पा रहे हो आपकी किडनी, कौन कौन सी चीज़ें जिनको एटीपी खर्च करके मतलब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करने के लिए कोई एटीपी खर्च नहीं करने पड़े, लेकिन रीएब्जॉर्प्शन करने के लिए आपको एटीपी खर्च करने पड़ रहे हैं। तो पैसिवली रीएब्जॉर्ब सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं, वाटर है, ऐसे ही एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्लोराइड आयंस, बाइकार्बोनेट और यूरिया, ठीक है। थोड़ा सा यूरिया भी रीएब्जॉर्ब होता है तो वो मैंने डाल दिया, पैसिवली हो जाता है। एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन किसका होता है, ग्लूकोज का, अमीनो एसिड का, सोडियम का, पोटेशियम का, ठीक है, विच इज़ बोथ, रीएब्जॉर्ब भी हो रहा है और सिक्रीट भी हो रहा है, मतलब ट्यूबुलर सिक्रीशन भी हो रहा है उसका जब ज़रूरत पड़ रही है, और जब ज़रूरत नहीं है ट्यूबुलर सिक्रीशन की तो बॉडी से रीएब्जॉर्ब भी हो रहा है बॉडी में, दैट इज़ पोटेशियम आयंस। पोटेशियम आयन रीएब्जॉर्ब भी होता है, सिक्रीट भी होता है। विच पार्ट ऑफ रीनल ट्यूब्यूल डू नॉट प्ले इन द आयनिक एंड पीएच बैलेंस, आयनिक और पीएच बैलेंस कौन करा रहे थे, ट्यूबुलर सिक्रीशन में H पॉजिटिव आयन, तो कौन नहीं करता, लूप ऑफ हेनले, क्योंकि वहाँ पे ट्यूबुलर सिक्रीशन होता ही नहीं है। फैकल्टेटिव रीएब्जॉर्प्शन किसका होता है बेटा, पानी का। इन डीसीटी वाटर इज रीएब्जॉर्ब ड्यू टू ADH, मतलब हार्मोन की मदद से आप रीएब्जॉर्ब करा रहे हो तो इसलिए फैकल्टेटिव बोलते हैं। इन NaCl, इन DCT NaCl इज रीएब्जॉर्ब ड्यू टू विच हार्मोन, एल्डोस्टेरॉन की वजह से, मतलब DCT में फैकल्टेटिव वो कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होगा हार्मोन्स की वजह से। PCT में तो ऐसे ही एब्जॉर्प्शन हो रहा है, लेकिन DCT में हार्मोन की मदद से रीएब्जॉर्प्शन करा रहे हो, तो पानी का रीएब्जॉर्प्शन ADH करा रहा है, सॉल्ट का रीएब्जॉर्प्शन एल्डोस्टेरॉन करा रहा है। सम यूरिया इज रीएब्जॉर्ब फ्रॉम द, कहाँ से रीएब्जॉर्ब हो रहा है, मैं बोल रही थी ना थोड़ा सा यूरिया रीएब्जॉर्ब होता है, तो किस पार्ट से हो रहा है, दैट इज द डिस्टल पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट से होता है। ह्यूमन प्रोड्यूस कितने टाइम्स मोर कंसनट्रेटेड ब्लड यूरिन दैन द ब्लड और फिल्ट्रेट, 4 टाइम्स। ADH की फुल फॉर्म एंटी डायरेटिक हार्मोन, जिसको वैसोप्रेसिन भी बोल देते हैं। ADH को बनाता कौन है, हाइपोथैलेमस। रिलीज कहाँ से होता है, वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होता है। फंक्शन क्या होता है ADH का, फैकल्टेटिव रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ADH रिलीज्ड इन रिस्पॉन्स टू हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ बॉडी फ्लूइड। ADH काम कहाँ करता है, DCT पे और कलेक्टिंग डक्ट पे। ADH क्या है, एक तरह का वैसो कंस्ट्रिक्टर है, यानी कि ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा,
ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, बढ़ेगा जी। ADH मैच्योरेशन रेट बढ़ाएगा ना, पानी रीअब्जॉर्ब कर रहा है वो, तो मैच्योरेशन मतलब वॉशरूम ज़्यादा नहीं जाओगे। यूरिन का वॉल्यूम बढ़ेगा ना, कम होगा। ADH मेक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, यस हाइपोटोनिक बनेगा जब पानी निकाल लिया यूरिन से। तो डैश डाइल्यूट द यूरिन, नो कंसनट्रेटेड बनाएगा। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, यस ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। ब्लड की ऑस्मोलैरिटी कम होगी, यस कम हो जाएगी। सर्दियों में ADH की सिक्रीशन कम होती है, समर में ज़्यादा होती है, इसीलिए विंटर में हम लोग वॉशरूम ज़्यादा जाते हैं, पीक ज़्यादा करते हैं, समर्स में कम करते हैं। ठीक है, लास्ट पेज हमारा, डिजीजेज ड्यू टू द ADH हाइपोसिक्रीशन। अगर ADH कम रिलीज हो रहा है तो कौन सी डिजीज होती है? डायबिटीज़ इंसिपिडस, मलाइटस शुगर की बीमारी है वो नहीं है डायबिटीज़ वाली, वो डायबिटीज़ मिलाइटस है, ये डायबिटीज़ इंसिपिडस है, ये ADH की हाइपोसिक्रीशन के कारण होती है। और कुछ ऐसी चीज़ें आप डेली लाइफ में इनटेक करते हो, अभी आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कॉफ़ी पे जी रहे होते हैं। ठीक है, तो कॉफ़ी, टी, अल्कोहल, कुछ लोग अल्कोहल लेते हैं, ठीक है, बच्चे नहीं। ठीक है, तो ये सब्सटेंसेस लेने के बाद क्या होता है, ज़्यादा यूरिन प्रोड्यूस होता है, तो यानी कि डायूरेटिक मतलब जो ज़्यादा यूरिन प्रोड्यूस कराने वाले सब्सटेंसेस हैं ये। ठीक है, और ADH इन्हीं को ही प्रिवेंट करता है, डायूरेसिस को ही। क्लियर है, तो ADH प्रिवेंट डायूरेसिस, ज़्यादा यूरिन ना चला जाए इसको प्रिवेंट कर रहा है वो। फुल फॉर्म ऑफ रास मैकेनिज्म, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन। ठीक है, सिस्टम रास इस फंक्शन इन रिस्पॉन्स टू, कब ये फंक्शन करने लग जाता है? जब GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो होता है बेटा वो कम हो जाए। एक्सप्लेनेशन दे रखी है यहाँ पे, सिंपल सा है, समझना बहुत ध्यान से। JG सेल्स जो होती है, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स, वो एक हार्मोन रिलीज करती है, रेनिन, सिंगल N है। अब ये एक और उसी टाइम पर लिवर में एक कंपोनेंट बनता है एंजियोटेंसिनोजिन। ये रेनिन जो होती है वो एंजियोटेंसिनोजिन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करती है। किस में कन्वर्ट कर दिया? 1 में। अब ये इतना पावरफुल नहीं है, तो एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 2 में। कौन करेगा इसको कन्वर्ट? एक एंजाइम होता है, ACE बोलते हैं हम इसको, लंग से निकलता है ये, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, शॉर्ट फॉर्म याद रख लेना ACE। ठीक है, लंग से आ रहा है ये ACE क्या करेगा? एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देगा। अब दिस एंजियोटेंसिन 2 इज अ मोस्ट पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर है ये। ठीक है, ये 3 जगह काम करेगा। तो सबसे पावरफुल अगर आपको पूछे कि वैसोकंस्ट्रिक्टर कौन सा है, तो वो कौन सा हो जाएगा बेटा? वो यही है। ठीक है, एंजियोटेंसिन 2। यहाँ पर किस किस जगह पे काम करेगा वो? एक तो काम करेगा एड्रिनल ग्लैंड पे। ठीक है, कहाँ पे काम करेगा? एड्रिनल ग्लैंड पे काम करेगा, ब्लड वेसल्स के ऊपर काम करेगा, और हाइपोथैलेमस पे। हाइपोथैलेमस पे कैसे काम करेगा बेटा? हाइपोथैलेमस में थर्स्ट सेंटर होता है आपका। ठीक है, तो ये क्या करेगा? थर्स्ट सेंटर को स्टिमुलेशन भेजेगा हाइपोथैलेमस को। तो आप नेचुरली अगर पानी पी लोगे तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और प्रेशर बढ़ गया तो GFR भी बढ़ जाएगा। ठीक है, ये तो नेचुरल तरीका हुआ। फिर दूसरा तरीका क्या है? ये ब्लड वेसल्स को ज़्यादा क्या कर देगा? कंस्ट्रिक्ट करने से प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, वहाँ पे डायमीटर कम कर दिया आपने ब्लड वेसल्स का, तो क्या होगा? GHP जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो GFR भी बढ़ेगा। फिर तीसरा काम क्या करेगा? एड्रिनल ग्लैंड को जाके स्टिमुलेट करेगा, वहाँ से निकलेगा बेटा एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन क्या करेगा? वो DCT और कलेक्टिंग डक्ट पे जाके एक्ट करेगा, वहाँ पे पानी का और सॉल्ट का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा, परमिबिलिटी फॉर सॉल्ट एंड वाटर इंक्रीज कर देगा, तो ज़्यादा रीएब्जॉर्प्शन होगा। पानी और सॉल्ट रीएब्जॉर्ब होके कहाँ जाएंगे? ब्लड वॉल्यूम में। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो GFR बढ़ेगा। सिंपल सा मैकेनिज्म है, समझ जाओ बस एक बार इसको। फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ एंजियोटेंसिन 2 ऑन द फॉलोइंग एक्टिविटीज। एंजियोटेंसिन क्या कर रहा है? ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा रहा है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहा है, ब्लड वॉल्यूम, ब्लड का यूरिन कम करेगा। ठीक है, सोडियम लेवल बढ़ेगा। ठीक है, NaCl जा रहा है क्योंकि K पॉजिटिव क्या हो जाता है? कम होता है। ठीक है, रास मैकेनिज्म, रास इज ऑल्सो कॉल्ड द वैसोकंस्ट्रिक्टर, और इसके बदले जो इसको स्टॉप करने के लिए मैकेनिज्म होता है वो होता है ANF,
एंटी नेट्यूरेटिक फैक्टर, एट्रियल नेट्यूरेटिक फैक्टर, ये वैसो डायलेशन करता है, मैकेनिज्म को रोकता है जब ज़रूरत नहीं है। GFR बढ़ेगा और ऑस्मोलैरिटी क्या होगी, घटेगी, ठीक है, क्योंकि पानी जा रहा है ब्लड के अंदर। अब वॉल्यूम ऑफ यूरिन पर डे कितना होता है, 1 से 1.5 लीटर। pH कितना होता है यूरिन का, 6 होता है ड्यू टू H पॉजिटिव आयन की वजह से ट्यूबुलर सिक्रीशन में। कलर होता है पेल येलो, ठीक है। पर डे में, एक दिन में 25 से 30 ग्राम ऑफ यूरिया हम एक्सक्रीट कर देते हैं। अगर हमारे यूरिन में ग्लूकोज आने लग जाए बेटा, तो उस कंडीशन को हम ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं, जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स की दिक्कत होती है। अगर कीटोन बॉडीज़ आने लगे यूरिन में तो उसको कीटोनूरिया बोलते हैं, ये भी डायबिटीज़ मिलाइटिस वाले जो लोग होते हैं उनको होती है। इंसिपिडस वालों को ये दोनों दिक्कत नहीं होती। वाई कीटोन बॉडीज़ अपीयर, ठीक है, अगर कोई इंसान बहुत लंबे समय से कुछ नहीं खा रहा है, ठीक है, तो बॉडी में जो फैट का ब्रेक डाउन होता है उसकी वजह से कीटोन बॉडीज़ बनती है। तो फैट ब्रेक डाउन में बनेंगी ऑन प्रोलॉन्ग स्टारवेशन। तो क्या इंडिकेट कर रहा है कीटोन बॉडीज़, कि कोई बहुत लंबे समय से स्टार्व कर रहा है। इफ़ ब्लड प्रेजेंट इन यूरिन, ब्लड आ जाए तो हेमेटूरिया बोलेंगे, प्रोटीन्स आने लगे तो एल्बिनूरिया बोल देंगे। ब्लड का वॉल्यूम, सॉरी यूरिन का वॉल्यूम नॉर्मल से इंक्रीज होने लग जाए अपने आप ही, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, पॉलीयूरिया। अगर ब्लड में यूरिया ज़्यादा बढ़े तो यूरेमिया, ठीक है। तो यूरेमिया यानी कि ब्लड में बढ़ रहा है, तो इसका मतलब किडनी ठीक तरीके से फंक्शन नहीं कर रही, तभी तो ब्लड में बढ़ रहा है वो, ठीक है। तो ये क्या इंडिकेट करता है यूरेमिया, कि किडनी इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली। ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस यानी कि उसमें इन्फेक्शन हो जाना, इसको ब्राइट्स डिजीज़ भी बोल देते हैं हम लोग, और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होती है। रीनल कैलिकुली, किडनी स्टोन्स, ठीक है। किडनी स्टोन्स आर द क्रिस्टल्स ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। एग्जाम्पल दे रखा है ऑक्जेलेट, आपको यही वाला याद रखना है। आई होप आपको ये चैप्टर जो है वो समझ में आया होगा, ठीक है। और भी कोई डाउट होता है तो प्लीज़ मेरे से पूछना, ठीक है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आती है, और वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, जितना ज़्यादा कर सकते हो। एम करते हैं कि हम 100 लाइक्स के लिए इस वीडियो पे, ठीक है, इतना तो आप कर ही दोगे, 100 लाइक्स तो, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, बाय बाय।